औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 8 के अंदर हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये नर्वस सिस्टम की बेसिकली एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर बताई गई है कि नर्वस सिस्टम को हम मेनली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं कि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएंगे, जो कि हमारी बॉडी के सेंटर के अंदर एक्सिस के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। जबकि उसके लेफ़्ट और राइट से जो भी सारा सिस्टम निकलता है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह के न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। जबकि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर मेनली इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो आगे दो तरह का सिस्टम बना रहे होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो सारे मूवमेंट्स, वो सारे फंक्शंस आ जाते हैं जो वॉलंटरी होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज, इनवॉलंटरी फंक्शंस आ जाते हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं, एक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, जबकि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है वो रेस्ट एंड रूमिनेशन रिस्पॉन्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। मतलब जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, और जब हम रिलैक्स होते हैं, रूमिनेट करते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। तो इसके बारे में भी डिटेल से हमने जो है वो पढ़ना है। अब क्योंकि पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी हम पहले स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं वो आप यहाँ पर सीख लें। अच्छा, अब हमें नर्वस सिस्टम के अंदर बंडल्स ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स मिलेंगे। मतलब मुख्तलिफ जगह के ऊपर एक्सॉन्स और जो डेंड्राइट्स हैं उनका बंडल बना हुआ होता है। अगर तो ये बंडल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, तो तब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ट्रैक। और अगर वो बंडल ऑफ एक्सॉन या डेंड्राइट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर है, तो तब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं नर्व का। तो ये बेसिकली ट्रैक और नर्व में आपने डिफरेंस याद रखना है। और जब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ हम देखेंगे, किसी किसी जगह के ऊपर सेल बॉडीज़ इकट्ठी हुई हैं, उनका क्लस्टर बना हुआ है, पूरा एक कलेक्शन बना हुआ है। अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कलेक्शन है तो उसको हम न्यूक्लियाई कहेंगे। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ या सोमा है, तो उसे हम गैंग्लिया कहते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट बनाते हैं, वो उन सेल्स को हम ओलिगोडेंड्राइट्स कहते हैं। और जबकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी माइलिन शीट आप देखेंगे वो ख़ास किस्म के सेल से बनते हैं, उनको हम श्वान सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने कुछ टर्म्स है वो याद रखनी है। ट्रैक और नर्व में फ़र्क, न्यूक्लियाई और गैंग्लिया में फ़र्क, ओलिगोडेंड्राइट्स और श्वान सेल्स में फ़र्क। अब हम स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पर आपको एक ट्रांसफ़र सेक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है एक स्पाइनल कॉर्ड का। अब जैसे ही आप स्पाइनल कॉर्ड को दरमियान से कट करते हैं तो आपको अंदर बटरफ्लाई शेप या एच शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस स्पाइनल कॉर्ड को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम वाइट मैटर कहते हैं, और जो अंदर बटरफ्लाई वाला जो हिस्सा है या एच शेप जो स्ट्रक्चर है उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर एक्चुअल में इसमें सेल बॉडीज़ ज़्यादा होती हैं, या मुझे कहना चाहिए न्यूक्लियाई ज़्यादा होते हैं इसमें, क्योंकि क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूक्लियाई कहा जाता है। जबकि जो बाहर वाइट मैटर है ये एक्चुअल में माइलिन शीट की वजह से इसका कलर जो है वो वाइट होता है या मिल्की होता है। तो इस वजह से हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। उसके साथ साथ यहाँ पर लेबल तो नहीं है, लेकिन ये एच का जो दरमियान वाला हिस्सा है, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड का बिल्कुल सेंटर के अंदर होता है, ये यहाँ पर एक कैनाल मौजूद होती है, इसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं, या इसको हम न्यूरल कैनाल भी जो है वो बोलते हैं। उसके अलावा आपको इस स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो कुछ नर्व्स जो हैं वो निकलती हुई दिखाई देंगी, या रूट्स मुझे कहना चाहिए इसमें से निकलती दिखाई देंगी। जो ऊपर की तरफ से रूट निकलती है उसको हम डॉर्सल रूट कहते हैं, दोनों तरफ से। और जो नीचे की तरफ से रेड कलर में आपको रूट्स दिखाई दे रही हैं उसको हम वेंट्रल रूट कहते हैं। यहाँ पर इसकी कोई ख़ास डिटेल तो नहीं बताई गई, लेकिन याद रखिएगा कि डॉर्सल रूट के अंदर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, और जो वेंट्रल रूट होती है इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। आप कलर में भी डिफरेंस देख सकते हैं कि ऊपर ब्लू और नीचे रेड से जो है वो शो किया गया। तो बेसिकली ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था इसका।
अब इस स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो फर्स्ट 2 लाइन्स के अंदर हमें बताया जा रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। सबसे पहला ये कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन और दूसरी जो मोस्ट ऑफ दी अवर बॉडी है उसको आपस में कनेक्ट करती है। उसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये रिफ्लेक्स एक्शन भी कंट्रोल करती है। अब रिफ्लेक्स एक्शन से क्या मुराद है? ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो इनवॉलेंट्री हो। जिसकी एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि लेट्स से कि अगर कोई बर्तन गर्म है और एकदम से हमारा उससे हाथ लग जाता है, तो हम बगैर प्रोसेस किए अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। दूसरा, कभी कभार अगर आप गए हों डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर जो है वो एक छोटी सी हैमर से हमारी नी के ऊपर जो है ना वो स्ट्रक करता है, जिसकी वजह से हमारी एकदम से लेग जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। उसे हम नी जर्क भी कहते हैं। वो भी एक तरह से रिफ्लेक्स होता है, वो भी हमारे कंट्रोल में जो है वो नहीं होता। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। जो थर्ड लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके अंदर अगेन सेंट्रल कनाल का जिक्र किया गया है या न्यूरल कनाल का जो डिस्कस किया गया है, जो हमने डायग्राम के अंदर सीखा है। और उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जो आपने एफएससी के अंदर भी सीखा हुआ है, उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और अगेन ग्रे मैटर और वाइट मैटर का यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और इसमें बताया गया है कि इस स्पाइनल कॉर्ड से वेंट्रल और डॉर्सल रूट्स जो है वो निकलती हैं। जो मेन चीज़ यहाँ पर आप न्यू चीज़ सीखेंगे वो ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके गिर्द 3 मेम्ब्रेन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और यहाँ पर हमने उन 3 लेयर्स का नाम भी सीखना है। जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है वो ज़ाहिर बात है टफ होगी, फिब्रस होगी, और उसका नाम है ड्यूरा मैटर। और जो मिडल वाली लेयर होती है वो थोड़ी सी डेलिकेट होती है और उसका नाम है एरेक्नॉइड। और जो सबसे इनर वाली मेनिंजेस लेयर होती है उसको हम पिया मैटर कहते हैं, जिसके साथ ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड की नरिशमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से यहाँ पर कुछ बातें हमने की। अब जी ज़ाहिर बात है, जो स्पाइनल कॉर्ड हमारे बिल्कुल बॉडी के सेंटर के अंदर है, उसके लेफ़्ट और राइट से कुछ नर्व्स निकलती हैं। और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये नीचे छोटी सी एनिमेशन यहाँ पर लगाई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैसेजेस जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल नर्व्स के अंदर जाते हैं, और उन्हीं स्पाइनल नर्व से जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आते हैं मैसेज। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जिसके अंदर जितनी स्पाइन जो है वो बड़ी होगी, उसके अंदर उतनी ज़्यादा स्पाइनल नर्व्स जो है वो निकलती हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा कि फ्रॉग के अंदर 10 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। अगर हम स्नेक की बात करें, क्योंकि उसकी ट्रंक जो है वो काफ़ी लंबी होती है और उसको वो एंडुलेशन मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है, तो उसके अंदर 100 पेयर्स मतलब के स्पाइनल नर्व्स के मौजूद होते हैं। और एक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर एफएससी के रेफरेंस से ऐड किया है, हमें अपना भी पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी स्पाइनल नर्व्स हैं। हमारे अंदर 31 पेयर्स जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स की जो है वो मौजूद होती है। टोटल 62 हो जाएंगी। तो ये बेसिकली स्पाइनल नर्व्स के हवाले से हमने बात की। अब हम ब्रेन के हवाले से जो है वो डिस्कस करने लगे। बड़ा सिंपल सा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो एंटीरियर रीजन होता है, वहाँ पर हमारा ब्रेन है। और ब्रेन को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने क्लास 8 से सीखी हुई होती है ये बात, कि हम इसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। और एफएससी के रेफरेंस से दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे ब्रेन के अंदर भी स्पेसिस मौजूद होती हैं। जिस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दरमियान में एक कनाल मौजूद है, जिसको न्यूरल कनाल या स्पाइनल कनाल भी कहते हैं, जो एक स्पेस है, इसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर भी स्पेसिस मौजूद होती हैं। और उन स्पेसिस को, उन चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। यहाँ पर मेंशन तो नहीं है, लेकिन हमारे जो ब्रेन के अंदर वो टोटल 4 चैम्बर्स या वेंट्रिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं। और याद रखिएगा ये हार्ट के वेंट्रिकल्स से डिफरेंट वेंट्रिकल्स हैं। तो कोई अगर पूछे कि जी वेंट्रिकल्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, तो सिर्फ हार्ट में मौजूद नहीं होते, बल्कि ब्रेन के अंदर भी ये चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। और उन वेंट्रिकल्स के अंदर अगेन वही फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। अब हम ब्रेन को डिस्कस करने लगे हैं जी। सबसे पहले हाइंड ब्रेन को जो है वो हम बात कर लेते हैं। हाइंड ब्रेन को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। सबसे पहले मेडुला ऑब्लंगेटा के हवाले से हम बात करते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो एनलार्जमेंट होती है, जहाँ से जो है वो ब्रेन के अंदर ये दाखिल होती है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्स सेंटर मौजूद है। किस चीज़ के रिफ्लेक्स सेंटर, मतलब ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करती है? हमारी जो ब्रीदिंग है, जो हम सांस लेते हैं, स्वॉलिंग, जो हम जब खाना खाते हैं और उसमें जो नवाला वगैरह हम निगलते हैं, स्वॉलो करते हैं, वो हमारा ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल कर रहा होता है।
कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस जो हैं जिसमें हार्ट बीट वगैरह आ जाती है और गैस्ट्रिक सेक्रीशंस वगैरह, ये सारी मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है। अब इसमें कुछ फिशेस के हवाले से भी रेफरेंस बताया गया है कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो जॉर्ड फिशेस के अंदर या जॉर्ड वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं उनके अंदर काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है और उसके अंदर ये विजरल फंक्शंस भी कंट्रोल करता है। अब विजरल फंक्शन से क्या मुराद है? जब भी वर्ड विजरल आएगा तो इसका मतलब होता है एब्डोमेन, मतलब जो बैली होती है। जिस तरीके से आपने सुना होगा विजरल ऑर्गन्स, मतलब वो ऑर्गन जो हमारे एब्डोमेन, हमारे बैली के अंदर होते हैं, लाइक स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये सारे विजरल ऑर्गन्स हैं और इनके फंक्शंस को हम विजरल फंक्शंस कहते हैं। तो बेसिकली इन फंक्शंस से भी रिलेटेड जो है जिस तरह गैस्ट्रिक सेक्रीशन की हमने बात की, तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। अब स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि ये एक तरह से फ़िल्टर करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए, कौन सी ब्रेन से वापस आनी चाहिए और कौन सी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन की स्क्रीनिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगेटा की ज़ाहिर बात है हम बात कर रहे हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद जब हम सेरिबेलम को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है, एक लाइन के अंदर हमने इसके फंक्शन देख लेने हैं कि जो सेरिबेलम है वो लिम्ब मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पोस्चर मेंटेन करने में, और स्पेशल ओरिएंटेशन। स्पेशल कहते हैं कि स्पेस के अंदर, एक जगह के अंदर आप किस तरीके से अपनी बॉडी को ओरिएंट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, करवट लिए हुए हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। ये सारी पोस्चर को मेंटेन करना और बॉडी की ओरिएंटेशन को मेंटेन करना, ये एक्चुअल में हमारा सेरिबेलम का जो है वो रोल होता है। अब मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर सेरिबेलम के हवाले से बताया गया है, तो एक एक लाइन में हम वो भी बात कर लेते हैं। अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस को देखते हैं तो उसके अंदर बाकायदा सेरिबेलम की एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब बनी होती हैं। अगर हम टीलियोस्ट की बात करते हैं जो कि बोनी फिशेस का एक ग्रुप है, तो उसमें दो तरह के होंगे, एक्टिव स्विमर्स होते हैं और इनएक्टिव फिशेस होती हैं, मतलब जो इतनी फास्ट नहीं होती। तो ज़ाहिर बात है जो फिशेस फास्ट होंगी उनके अंदर ये सेरिबेलम ज़्यादा लार्ज होता है, और जो इनएक्टिव फिशेस होती है जो इतना तेज़ स्विम नहीं करती उनके अंदर इसका साइज़ स्मॉल होता है। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें जिनका लोकोमोशन का पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, तो उनके अंदर सेरिबेलम का कोई इतना फंक्शन नहीं है। उनके अंदर सेरिबेलम रूडिमेंट्री होता है, कि मतलब कि उसका फंक्शन ना होने के बराबर जो है वो मौजूद होता है। अगर हम एमनियोट्स की यहाँ पर बात करें जो कि रेप्टाइल्स को कहा जा रहा है, तो उनके अंदर लेटरल साइड के ऊपर इसकी लोब्स बनी होती हैं, जो कि सिंपल उसके मसल्स को मूव करने में जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा होता है सेरिबेलम। बर्ड्स और मैमल्स, मतलब कि हमारे अंदर जो है ये लोकोमोशन के अंदर या हमारी जो लिम्ब की जो मूवमेंट है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेरिबेलम, जो कि हम ऊपर फंक्शन पढ़ भी चुके हैं। एफएससी के रेफरेंस से बता रहा हूँ कि हमारी एफएससी की बुक के अंदर लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, कि सबसे ज़्यादा डेवलप जो है सेरिबेलम वो बर्ड्स के अंदर होता है, क्योंकि बर्ड्स ने एक ऊपर बुलंदी के ऊपर जाकर उड़ना होता है और उस वक्त उनके जो विंग्स फड़फड़ा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर बात है उस सारे को सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम पोन्स की बात करें तो पोन्स एक्चुअल में एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, जो कि हमारा जो फोर ब्रेन है, जो सामने वाला हिस्सा होता है, उसका और सेरिबेलम के दरमियान में जो है वो कनेक्शन बनाए हुए होता है पोन्स। और इसके अंदर ट्रैक्स भी मौजूद हैं। अब ज़ाहिर बात है हम पीछे टर्म पढ़ रहे हैं कि ट्रैक्स किसको कहते हैं। बंडल ऑफ एक्सॉन्स और जो डेंड्राइट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसको हम ट्रैक कहते हैं। तो बेसिकली फोर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में ये कनेक्शन करता है और हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है पोन्स का। अब ये हाइंड ब्रेन हमारा कवर हो गया। हाइंड ब्रेन के बाद हम मिड ब्रेन को देखने लगे हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पर, कि मिड ब्रेन सबसे पहले इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ विजुअल इनपुट से रिलेटेड था। विजुअल इनपुट से रिलेटेड से मुराद ये है कि हमारी जो आईज से मैसेजेस जाते हैं, ये पहले उसी से रिलेटेड था हमारा मिड ब्रेन। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई और ये एडवांस हुआ, तो ये हमारी जो स्किन से जो टच के जो सारे मैसेजेस हैं, या हमारे ईयर से जो ऑडिटरी इनपुट है, वो भी मतलब कि मिड ब्रेन कंट्रोल करना शुरू हो गया। और हमारे अंदर कोई इसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और मिड ब्रेन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो रूफ होती है, उसको हम ऑप्टिक टेक्टम कहते हैं। और ऑप्टिक टेक्टम बेसिकली क्या है? ग्रे मैटर का एक थिक रीजन है, जो कि विजुअल देखने से और ऑडिटरी मतलब के सुनने के जो सिग्नल्स हैं उनसे रिलेटेड जो है वो काम करता है। तो ये बेसिकली हमने हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन जो है वो डिस्कस कर लिया।
फोर ब्रेन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल सी एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है जी, जब हम एम्ब्रियो की फॉर्म में थे तो हमारे अंदर कुछ ब्रेन की डेवलपमेंट ऐसे हुई थी। अब ऐसे का ब्रेन नहीं था, ये जस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम हमारे सामने रखी हुई है कि अगर हम पूरे हिस्से को देखें तो किस किस तरीके से कौन सा पार्ट जो है वो मौजूद होता है। अगर हम राइट साइड से शुरू करते हैं, या सॉरी लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड आपको दिखाई दे रही है कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। और अभी हमने सीखा कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल साथ मेडुला ऑब्लंगेटा पड़ा होता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा के साथ जो है वो पोन्स और सेरिबेलम जो है वो आ जाएंगे, और ये सारा मिल के जो है वो हाइंड ब्रेन बना देता है। और हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम हमारे एम्ब्रियो के अंदर रोम्बन सेफलॉन भी होता है। तो ये नई चीज़ें आप सीख रहे हैं यहाँ पर कि हाइंड ब्रेन को हम रोम्बन सेफलॉन भी कहते हैं। उस हाइंड ब्रेन के साथ जब वो मिड ब्रेन मौजूद है, मिड ब्रेन का दूसरा नाम मीजन सेफलॉन भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है जो मेन कंपोनेंट है इसके अंदर, उसमें ऑप्टिक टेक्टम का नाम लिखा हुआ है। जो भी हमने सीखा कि जो मिड ब्रेन की जो रूफ होती है ऊपर वाला जो ग्रे मैटर वाला हिस्सा है, उसको हम ऑप्टिक टेक्टम कहते हैं, जिसमें विजुअल और ऑडिटरी इनपुट्स या मैसेजेस जो है वो देखे जाते हैं। मिड ब्रेन के साथ ही फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो मिड ब्रेन के साथ वाला हिस्सा है उसको हम डायनसेफलॉन कहते हैं, और जो नेक्स्ट जो टर्मिनल पोर्शन है, टिप वाला पोर्शन है, उसे हम टेलनसेफलॉन कहते हैं। डायलनसेफलॉन जो है, डायनसेफलॉन, उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स है उसमें थैलेमस देखेंगे हम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड आ जाता है। जबकि जो टेलनसेफलॉन है उसके अंदर सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी बल्ब, ओल्फैक्टरी कहते हैं कि मतलब सूंघने वाली जो इसके अंदर रिलेटेड चीज़ें होंगी, लिम्बिक सिस्टम आ जाता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। कॉर्पस ट्राइएटम आ जाता है। कॉर्पस ट्राइएटम हमें सोचने में जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, थिंकिंग के अंदर जो है वो ये सारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो शो करता है। अब हम देख लेते हैं ये फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है। अगेन सबसे पहले वही बात बताया हुआ है कि दो मेन पार्ट्स हैं, डायनसेफलॉन और टेलनसेफलॉन। तो पहले हम डायनसेफलॉन को देख लेते हैं कि इसके अंदर थैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस है, पाइनियल ग्लैंड है और पिट्यूटरी है। जो थैलेमस है इसके बारे में बताया गया है कि ये रैले सिस्टम के तौर पर काम करता है, जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को हायर ब्रेन सेंटर तक पहुंचाता है। रैले सिस्टम का काम ये होता है कि वो एक जगह से मैसेज लेकर आगे की तरफ जो है वो मुंतकिल कर देता है। तो यही बेसिकली थैलेमस का भी सिस्टम मतलब कि फंक्शन है कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और हायर ब्रेन सेंटर्स की तरफ जो है वो मैसेज भेज देता है। हाइपोथैलेमस जो है वो बिल्कुल थैलेमस के नीचे मौजूद होता है, और ये हमारा बॉडी टेम्परेचर, सेक्सुअल ड्राइव, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करता है। सेक्सुअल ड्राइव एक्चुअल में सेक्सुअल इमोशंस होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में जो एक्सट्रीम लव इमोशंस हैं उसको हम सेक्सुअल ड्राइव कहते हैं। पाइनल ग्लैंड हमारी बॉडी रिदम्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पर सिंगल एक लाइन में बताया हुआ है, लेकिन जस्ट मैं आपको बता दूँ कि जो हमें रात को नींद आती है, ठीक है, और सुबह हम जो जाग जाते हैं, ये एक्चुअल में पाइनियल ग्लैंड इसको कंट्रोल करता है। पाइनियल ग्लैंड से जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं, स्लीप हार्मोन होता है। तो वो हमें नींद के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से ये हमारे बॉडी रिदम को कंट्रोल करता है कि कब हमें नींद आनी है और कब हमने जो है वो एक्टिव होना। पिट्यूटरी ग्लैंड की डिटेल यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तो उसके अंदर पिट्यूटरी का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके जो सारे हार्मोन्स हैं उसको हमने डिस्कस करना है। लेकिन याद रखिएगा कि ये फोर ब्रेन के अंदर ही आ जाता है। अब जी हम फोर ब्रेन के हवाले से जो इसका सबसे जो मेजर हिस्सा है सेरिब्रम, उसको हम डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर कहा जो वो ब्रेन की डायग्राम्स देखी होंगी कि उसके ऊपर जो है वो कॉन्वोलेटेड सा हिस्सा जो है वो लेफ्ट और राइट साइड पे पड़ा होता है। वो एक्चुअल में सारा सेरिब्रम है, और उसको हम लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। अब वो जो हेमिस्फीयर्स हैं उसके अंदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन और मोटर इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें जो है मौजूद होती हैं। मसलन ये कि उसके अंदर सेंसरी फंक्शंस भी इन्वॉल्व हैं, मोटर फंक्शंस भी इन्वॉल्व हैं, और वो एक वर्टिब्रेट को, मतलब ये जो सेरिब्रम वाला हिस्सा है, ये एक वर्टिब्रेट को मोर एजाइल एंड इंक्विजिटिव बनाते हैं। एजाइल का मतलब होता है ज़्यादा एक्टिव, इंक्विजिटिव मतलब कि क्वेश्चन वगैरह पूछना। ये जो हम सोच पाते हैं एक्चुअल में इसी सेरिब्रम की वजह से जो वो हम सोच पाते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम एवोल्यूशन को देखते हैं, तो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हुए तो उनका सेरिब्रम डेवलप होता गया। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा डेवलप जो सेरिब्रम है वो एक्चुअल में ह्यूमंस का है, जिसकी वजह से हम थिंकिंग, स्पीकिंग, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कर पाते हैं। और हम इसी बेस की वजह से, मतलब कि इसी सेरिब्रम की वजह से, इसकी डेवलपमेंट की वजह से हम बाकी स्पीशीज़ से ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं आज के दौर में, क्योंकि हमारे पास थिंकिंग है,
हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम नई इनोवेशन कर सकते हैं, वो सारा कुछ इसी सेरिब्रम के अंदर होता है। और ये जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं, और इसमें अगेन सारी वही चीज़ें सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये सारा हमने अभी डिस्कस किया ब्रेन को। अब जिस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से जब नर्व्स निकलती थी तो उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। इसी तरीके से जब हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इसको आपने याद रखना है कि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स को देखेंगे तो उनमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अगर हम फिशीज़ और एम्फीबियंस की बात करते हैं तो उनके अंदर 10 पेयर्स होते हैं। अब ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं, ये तीनों तरह की हो सकती हैं। सेंसरी नेचर की भी हो सकती हैं, मोटर नेचर की भी हो सकती हैं, और मिक्स्ड नेचर की भी हो सकती हैं। सेंसरी नेचर से क्या मुराद है कि मतलब कि उन नर्व्स का काम ये होगा कि वो किसी भी रिसेप्टर से मैसेज नर्वस सिस्टम तक लेकर आएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आएंगे, तो उसका सेंसरी फंक्शन हो गया। और अगर ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज वो दूर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका मोटर फंक्शन हो गया या मोटर नेचर होगी। और जिस नर्व के अंदर मैसेज रिसीव भी हो रहा है, मैसेज डिलीवर भी हो रहा है, तो हम कहेंगे उसके अंदर सेंसरी नेचर भी है, मोटर नेचर भी है, तो उसको हम मिक्स्ड नर्व्स कह देते हैं। तो यहाँ पर हम ह्यूमंस के हवाले से अब जब वो बात करने लगे हैं या मैमल्स के हवाले से बात करने लगे हैं, तो उसमें हम कह रहे हैं कि 12 पेयर्स होते हैं। अब ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा कि कौन-कौन से पेयर्स जो हैं वो किस नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया हुआ है कि जो हमारी क्रेनियल नंबर 1 है, 2 और 8, ये सेंसरी नर्व्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। क्रेनियल नर्व्स 3, 4, 6, 11 और 12 ये मोटर नर्व्स हैं। और जो क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 5, 7, 9 और 10 है, ये एक्चुअल में मिक्स्ड नर्व्स होती हैं जिसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों होते हैं। अब हमारी बुक के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा इसके फंक्शन लिखे हुए हैं, लेकिन हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर एक-एक वर्ड के अंदर इसका फंक्शन और इसके नाम जो है वो हमने तैयार करने हैं। यहाँ पर मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ कि जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है उसको हम ओल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, और ये स्मेल से रिलेटेड है। दूसरी जो होगी उसको हम ऑप्टिक कहते हैं, और ये देखने मतलब विजन से रिलेटेड है। तीसरी का नाम ओक्यूलोमोटर, चौथी का नाम ट्रोक्लियर, और ये दोनों जो है वो आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। फिफ्थ जो है वो ट्राइजेमिनल है, जो कि फेशियल टच, टेम्परेचर और पेन से रिलेटेड है। सिक्स का नाम एब्ड्यूसन्स है। सेवन्थ का नाम फेशियल है। एट का नाम वेस्टिब्यूलर कोक्लियर है, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम और हेयरिंग मतलब कि हमारे ईयर से रिलेटेड होती है। जो नाइन है उसका नाम ग्लोसोफेरेंजियल है, जो कि थ्रॉट, टंग मूवमेंट और स्वॉलिंग से रिलेटेड होगी। 10 का नाम वेगस है, जो कि हमारे हार्ट और लंग्स सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं। और जो 11 है उसको हम एसेसरी नर्व के क्रेनियल नर्व कहते हैं, और 12 वाले को हम हाइपोग्लोसल कहते हैं, जो कि टंग, चूइंग मूवमेंट्स और स्पीच के अंदर जो इन्वॉल्व होता है। तो इसके फंक्शन भी जो है वो एमसीक्यूज़ के अंदर पूछे जा सकते हैं, या वाइवा के अंदर जो है अक्सर का जो है वो पूछ लिया जाता है। अब जी लास्ट के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब अगेन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमने स्टार्ट पे सीखा था कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनोमिक सिस्टम को जो है हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक पैरासिम्पथेटिक सिस्टम होता है और एक सिम्पथेटिक सिस्टम होता है। जो सिम्पथेटिक सिस्टम होता है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर होता है, कि जब भी आप कोई परेशान हो जाते हैं, कोई आपके ऊपर अटैक करने लगता है, कोई खौफ का कोई एक एक सिनेरियो बन जाता है, तो उसके अंदर हमारा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है। और जब हम चिल कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, बिल्कुल जो है वो ईजी होके बैठे होते हैं, तब हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा हिस्सा जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो हमारे ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं जिनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है सैक्रल रीजन, वहाँ से नर्व्स निकल रही होती हैं और वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। जबकि सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड का दरमियान वाला हिस्सा है, थोरैसिक और लंबर रीजन, यहाँ से नर्व्स निकलती हैं और वो इसको कंट्रोल करती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब ऑन होता है, जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं, तब हमारी जो है वो सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशंस अच्छी हो रही होती हैं, हमारा इंटेस्टिनल मूवमेंट अच्छी हो रही होती हैं, हमारे आइज़ के जो प्यूपिलरी मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट किए होते हैं, और हमारे जो मसल के जो स्फिंक्टर्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। लेकिन जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है,
कि सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीशन करना बंद कर देते हैं और जो इंटेस्टिनल मूवमेंट्स हैं वो भी रुक जाती हैं। और उसके अलावा जो हमारे आई के जो मसल्स हैं, प्यूपिलरी मसल्स, वो रिलैक्स हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी आंखें जो होती हैं वो खुली की खुली रह जाती हैं या फटी की फटी रह जाती है, जो कि एक मुहावरतन बोला जाता है। और उसके अलावा जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के हवाले से बताया गया। अब यहाँ पर एक बड़ा कंसेप्चुअल सा पॉइंट है, वो ज़रा आपने देख लेना है कि जब भी हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर दो न्यूरॉन या दो नर्व और एक गैंग्लियन जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब गैंग्लियन बेसिकली आपने सीखा है कि क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ को कहा जाता है। अब जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात आप देखें, सबसे पहले इस डायग्राम को ज़रा समझ लें। एक तरफ बताया गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पर आप फ़र्ज़ कर लें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा, उसके साथ लिखा हुआ पेरिफेरी, मतलब कि हमारे बाजू वगैरह ये सारी जो है वो मौजूद होंगे यहाँ पर। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसका गैंग्लियन जो होता है, जो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के करीब होता है। क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्चुअल में फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर एक्टिवेट होना होता है, तो इसमें मैसेज फटाफट पहुंचाना होता है, जिसकी वजह से इस जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका गैंग्लियन हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के करीब पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही आप देखें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप देखते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक का जो गैंग्लियन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर पड़ा होता है। अब ये अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट आपने याद रखनी है। दोबारा बता रहा हूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो उसका गैंग्लियन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के करीब होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसमें उसका गैंग्लियन क्या होता है, वो उससे दूर होता है। ठीक है, तो इस गैंग्लियन से अगर पहले वाली नर्व होगी तो उसको हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कह देते हैं, और अगर उसके बाद वाली फाइबर है तो उसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कह देते हैं, जो कि आप इजी टर्म्स को सीख सकते हैं। तो बेसिकली ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कवर किया, क्रेनियल नर्व्स के बारे में सीखा, स्पाइनल नर्व्स के बारे में सीखा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में सीखा। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास के अंदर तो इसकी डिस्कशन करेंगे ही। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम टॉपिक फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो कवर करेंगे वो आ जाएगा सेंसरी रिसेप्शन के हवाले से, रिसेप्टर्स वगैरह हम जो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।